ठीक है, वी आर स्टार्टिंग फर्स्ट जजमेंट। क्या लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर? देखो, पहले तो दो तीन चीजें मैं आपको बता देती हूँ कि टेम्पररी इंजंक्शन में जैसे मैंने आपको बताया था, आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। एक तो इररिपेरेबल डैमेज हो गया, बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस हो गया और प्राइमा फेसी केस। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। दूसरी चीज मैं आपको बता देती हूँ, कभी भी मान लीजिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के संबंध में किसी भी तरीके का ऑर्डर या जजमेंट आता है, तो आपको क्या चीजों का ध्यान रखना है। एक, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि लिखोगे, अब हमेशा लिखोगे कि क्या डिफेंडेंट ने ब्रीच किया है क्या कॉन्ट्रैक्ट, क्या डिफेंडेंट ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है क्या। सेकंड, आपको हमेशा ये याद रखना है, क्योंकि कभी भी हम जब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के लिए जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट आपसे पूछता है कि आप तो क्लीन हैंड आए हो ना, आप तो क्लीन हैंड आए हो ना। तो आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में लिखना है कि क्या प्लेंटिफ willing to willing to perform his part of the contract है क्या। मतलब कि डिफेंडेंट से तो तू स्पेसिफिक रिलीफ मांग रहा है, लेकिन तू खुद विलिंग टू परफॉर्म है क्या अपने पार्ट पे, परफॉर्म पार्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको परफॉर्म करने के लिए। थर्ड, आपको ये लिखना है कि प्लेंटिफ वेदर प्लेंटिफ इज एंटाइटल वेदर प्लेंटिफ इज एंटाइटल फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये तीन चार चीजें आपको मेंशन करके आनी। ठीक है, टेम्पररी इंजंक्शन में ये तीन चीज, एक चीज ये ध्यान रखनी है, और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। और छोटी छोटी बातें मैंने आपको बता ही दी। क्या क्या याद रखनी है आपको, कि मान लीजिए जिसके फेवर में आपको ऑर्डर पास करना है, तो आप क्या कर सकते हो। जैसे आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही, कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रही कि मेरा मेरा ऑर्डर ही मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे पास करूँ, जजमेंट मुझे कैसे पास करूँ, ये समझ में नहीं आ रहा, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कमिश्नर अपॉइंट। फिर उस कमिश्नर जो अपॉइंट बनाई उसकी आप रिपोर्ट को आप क्या कर सकते हो, रिपोर्ट का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। फिर आप क्या कर सकते हो, ऐसे कह सकते हो कि उसकी रिपोर्ट को क्या बनाया गया, रिकॉर्ड का पार्ट बनाया गया, रिकॉर्ड का पार्ट बनाया गया। कमिश्नर की रिपोर्ट को देखने के बाद मुझे लगता है कि प्लेंटिफ ने या डिफेंडेंट ने अपने कंटेंशन को क्या किया है, अपने कंटेंशन को फुलफिल किया है। तो मैं ये जो केस है, मैं कमिश्नर या जो कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर प्लेंटिफ के फेवर में दे रहा हूँ या डिफेंडेंट के फेवर में दे रहा हूँ। सेकंड, आपको याद रखना है, मैंने पहले भी बताया था कि मान लीजिए आपको प्लेंटिफ के फेवर में केस पास करना है, तो आप क्या लिख कर आओगे कि डिफेंडेंट ने सफिशिएंट एविडेंस अपनी चीज को प्रूफ करने के लिए, मतलब अपने पार्ट को प्रूफ करने के लिए सफिशिएंट एविडेंस प्रोड्यूस नहीं किए हैं, क्योंकि मुझे प्लेंटिफ के फेवर में पास करना है। और तीसरा, कि मुझे प्लेंटिफ को ज्यादा, मतलब क्या देना है, ज्यादा उसको वेटेज देना है। तो आप क्या लिख कर आओगे कि प्लेंटिफ ने अपनी जो अपने हैं अपने कंटेंशन को प्रूफ करने के लिए एग्जिबिट नंबर 1, एग्जिबिट नंबर 2, एग्जिबिट नंबर 3, इस तरीके के क्या करे, एविडेंस प्रस्तुत किए। तो प्री पॉन्डरेंस के रूल के अकॉर्डिंग मैं ये ऑर्डर या ये जो एप्लीकेशन है या मैं जो जजमेंट है वो प्लेंटिफ के फेवर में क्या करता हूँ, पास करता हूँ या प्लेंटिफ के फेवर में सुनाता हूँ। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है कभी भी ऑर्डर राइटिंग या जजमेंट राइटिंग को फ्रेम करने से पहले, क्योंकि ऑर्डर राइटिंग जजमेंट राइटिंग का जो क्वेश्चन आंसर है वो क्वेश्चन में ही छुपा रहता है। बात ये होती है कि आपने इस चीज को किस तरीके से क्या किया है, प्रेजेंट किया है। ये छोटी छोटी बातें कि जो प्लेंटिफ था, डिफेंडेंट था, हमने उनके बीच के आर्ग्यूमेंट सुने और दोनों ने अपने आर्ग्यूमेंट्स में क्या, मतलब दोनों अपनी बातों पर क्या रहे, टिके रहे, रिपीट करे उन्होंने सेम टू सेम बातें। तो उसके बेस पर मैंने ये इशू फ्रेम किए हैं। फिर आपको ये लिख कर आना है इशू नंबर 1, इस तरीके से इशू नंबर 1, आपने 3 इशू फ्रेम करे तो आप लिख के आओगे हर इशू किस तरीके से सॉल्व आउट करोगे, इशू नंबर 1। फिर आपने इशू नंबर 1 से रिलेटेड सारे एविडेंस दे दिए। फिर इशू नंबर 3, इशू नंबर 2, 3, इस तरीके से आपने ये सब चीजें लिख दोगे। फिर आपने वही सेम लास्ट में आप ऑर्डर लिखोगे कि मैं ये ऑर्डर किसके फेवर में प्रोनाउंस करता हूँ या किसके फेवर में सुनाता हूँ। फिर वही ऑर्डर इज प्रोनाउंस इन ओपन कोर्ट और ब्ला ब्ला जो भी डेट है वो सब चीजें आप लिखोगे। एग्जाम्पल देखते हैं ऑर्डर राइटिंग का। देखिए क्या बोल रहा है कि प्लेंटिफ ए इंस्टीट्यूटेड सिविल सूट अगेंस्ट डिफेंडेंट बी फॉर परपेचुअल इंजंक्शन फॉर रिस्ट्रेनिंग हिम फ्रॉम रेजिंग कंस्ट्रक्शन ऑन हिज प्लॉट। कि ए ने बी के खिलाफ सूट लगाया है परपेचुअल इंजंक्शन का, कि मेरे प्लॉट पर ये क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है, और ये जो प्लॉट है, ठीक है, जो मेरे से क्या है, मेरे से बिल्कुल संलग्न है, विदाउट प्रायर परमिशन फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी।
एंड फर्दर नॉट टू रेज कंस्ट्रक्शन ऑन द सेटबैक एरिया। प्लेंटिव एप्लीकेशन लगा रहा है परपेचुअल इंजंक्शन की ये सेटबैक एरिया में क्या करे, कंस्ट्रक्शन ना करे। डिफेंडेंट भी क्या बोल रहा है, डिफेंडेंट भी एप्लीकेशन लगा रहा है सेक्शन 11। सेक्शन 11 आपको याद रखना चाहिए क्या है, रेस जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा की मतलब मैटर पहले ही प्रीवियस किसी जजमेंट में क्या हो चुका है, प्रीवियस किसी जजमेंट में फाइनली हर्ड और डिसाइड हो चुका है। क्या हो चुका है, फाइनली हर्ड और डिसाइड हो चुका है। तो बी बी एप्लीकेशन लगा रहा है विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रेजिस्टिंग द सूट बाय प्लीडिंग दैट अर्लियर ए फाइल्ड सूट अप वेयर द मैटर डायरेक्टली और सब्सटेंशियली पार्टी हैज बीन फाइनली एडजुडिकेटेड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन इन इशू बिटवीन द सेम। ठीक है, बी बोल रहा है कि भाई पहले ही ये केस क्या हो चुका है, फाइनली हर्ड और डिसाइड हो चुका है, जहां पर ये जो मैटर आज ये प्रोड्यूस कर रहा है वो डायरेक्टली और सब्सटेंशियली क्या है, प्रीवियस जो मैटर था उसमें क्या थे, सेम थे। ए ने क्या करा, अपनी सब रिप्लाई को सबमिट करा। ये बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि प्लीज इसकी एप्लीकेशन को आप क्या करो, डिसमिस करो। ये जो अर्लियर जजमेंट था ये रेंडर किया गया था कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन के द्वारा, लेकिन इन एडमिसिबल एविडेंस पर रिलाई करके दिया गया था। और सम ऑफ द लीगल प्रेसिडेंट्स विच वर नॉट इन बाइंडिंग नेचर, ऐसे प्रेसिडेंट्स को ध्यान में रखकर दिया गया था जो बाइंडिंग इन नेचर नहीं है। A plea is also sought to be raised that alleged unauthorized construction on setback area was not subject matter of the suit। कि सर ये जो मैं आज बोल रहा हूँ ना कि setback एरिया पे कंस्ट्रक्शन, ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट नहीं था पहले वाले केस में। आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब यहाँ पे अपन किसके फेवर में पास कर सकते हैं, डिफेंडेंट के फेवर में। क्यों चीज पास कर सकते हैं, क्योंकि डिफेंडेंट क्या बोल रहा है कि मैटर फाइनली हर्ड और डिसाइड हो चुका है। तो आपको क्या चीज ध्यान रखनी, क्योंकि सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा का बहुत सारी बातें बताता है, बहुत सारी बातें बताता है। तो ये सारी बातें आप अपने जजमेंट में मेंशन करके आ सकते हैं कि मैटर क्या है, फाइनली हर्ड और डिसाइडेड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिडिक्शन है। और ये जो सेटबैक एरिया की बात कर रहा है ना, ये जो सेटबैक एरिया की बात कर रहा है, इससे ये प्रीवियस जो केस सूट जो फाइनली हर्ड और डिसाइड हुआ है उसमें ये क्या बना सकता था, ये अटैक का पार्ट बना सकता था। तो ये कहाँ पर, कहाँ लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन नंबर 4 सेक्शन नंबर 11। कहाँ लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन नंबर 4 सेक्शन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा विच ought which ought or might have been taken point of defense और अटैक बट लिए नहीं गए, बनाए जा सकते थे पर लिए नहीं गए। ये क्या हो सकता है, इस पर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा अप्लाई हो सकता है। तो आप ये सारी चीजें लिखकर किसके फेवर में, डिफेंडेंट के फेवर में एप्लीकेशन को क्या कर सकते हो, डिफेंडेंट की एप्लीकेशन को आप क्या कर सकते हो, अलाउ कर सकते हो। समझ में आया, डिफेंडेंट की एप्लीकेशन को आप क्या कर सकते हो, अलाउ कर सकते हो। आ जाइए आंसर देखते हैं। फॉर्मेट का आपको ध्यान रखना है। इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज जयपुर राजस्थान प्रिसाइडिंग ऑफिसर दिस, सूट नंबर का आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 11 सीपीसी प्रेजेंस, दोनों का नाम लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। एडवोकेट्स का नाम भी आपको लिख कर आना है। फिर आ जाइए ऑर्डर। देखिए क्या ऑर्डर पास किया, जो मैंने क्या करा, जो चीज मैंने आपको बताई है वो सब लिखा हुआ है कि द एप्लीकेंट डिफेंडेंट मेड अ प्रेयर अगेंस्ट द नॉन एप्लीकेंट। जो डिफेंडेंट है उसने प्लेंटिफ के अगेंस्ट एक प्रेयर लगाई है कि सर ये जो सूट प्रेजेंट कर रहा है सेटबैक एरिया में, ये सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी के अंदर क्या हो जाना चाहिए, बार हो जाना चाहिए। The applicant has said that the petition for permanent injunction has been filed by the petitioner whether it has been fully decided earlier on the between, ठीक है, between the same party and the same subject matter and heard and decided by the court is prayed to be dismissed। कि सर ये पहले ही डिसाइड हो चुकी है, आप क्या करो, इसकी जो इसने जो केस लगाया है इसको क्या कर दो, डिसमिस कर दो। जो प्लेंटिफ है वो बोल रहा है कि सर इसकी एप्लीकेशन को आप कैंसिल कर दो, क्योंकि जजमेंट दिया तो था कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, लेकिन एडमिसिबल एविडेंस के बेस पर दिया गया था। ठीक है, और ठीक है, फिर दोनों पार्टी के हमने आर्ग्यूमेंट सुने, फाइल को हमने केयरफुली परसू किया। पॉइंट ऑफ इशू क्या बन रहे हैं, पॉइंट ऑफ इशू बन रहे हैं कि जो ओरिजिनल सूट है वही सेम, कि जो ओरिजिनल सूट है बार्ड बाय लॉ है क्या, ओरिजिनल सूट है बार्ड बाय लॉ है क्या, क्योंकि ये सेम सब्जेक्ट मैटर और सेम पार्टीज के बीच में आ रहा है और ये फाइनली हर्ड और डिसाइड हो चुका है कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा। तो क्या मुझे ये जो सूट लगाया है, किसने लगाया है सूट, नॉन एप्लीकेंट प्लेंटिफ ने ये जो सूट लगाया है, क्या मुझे इस सूट को डिसमिस कर देना चाहिए, और जो डिफेंडेंट ने एप्लीकेशन लगाई है कि हाँ भाई इसके सूट को डिसमिस कर देना चाहिए, क्या मुझे इस एप्लीकेशन को अलाउ कर देना चाहिए या नहीं। अब यहाँ पे लिखा आपने इशू नंबर 1, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है।
द बर्डन ऑफ प्रूविंग दिस इशू हैज बीन प्लेस्ड ऑन द डिफेंडेंट। किसको किसके पास गई है ये बर्डन ऑफ प्रूविंग इशू नंबर 1 की? एप्लीकेंट की पास में। द रिस्पोंडेंट हैड टू प्रूव दैट देयर वाज अ प्रीवियस जजमेंट बिटवीन द सेम पार्टीज ऑन द सेम इशू which was heard and decided by the court competent court। और उसने क्या प्रोड्यूस करा? एग्जिबिट 1 प्रोड्यूस करा, जो प्रीवियस जजमेंट था उसका एग्जिबिट नंबर 1 प्रोड्यूस करा। और साथ में दोनों पार्टी, ये भी लिख देंगे आप कि दोनों पार्टी ने डिनाई नहीं किया कि उन दोनों के बीच में पहले सूट नहीं था। मतलब दोनों पार्टी एडमिट कर रही है, दोनों पार्टी क्या कर रही है? एडमिट कर रही है कि जी हाँ, हम दोनों पार्टी के बीच में सूट था और फाइनली हर्ड और डिसाइड हुआ है। फिर मैं क्या लिख रही हूँ? आफ्टर कंसिडरिंग द above issue and carefully pursuing the file and hearing the argument of the both of the learned advocates, the court is of the opinion that once the ground have been decided in the suit as per section 11 of CPC, then the court will not try the suit again if the subject matter of the dispute between the two parties is same। ठीक है, कोर्ट ये बोल रहा है कि जब मैं सेक्शन 11 सीपीसी का पढ़ता हूँ, तो क्या कहा गया है कि जो केस एक बार फाइनली हर्ड और डिसाइड हो गया है, उस केस को दोबारा कोर्ट ट्राई नहीं करेगा, है ना। और फिर साथ में आपको कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा की भी बात लिखनी है कि ये सेटबैक एरिया का जो क्वेश्चन है, ये सेटबैक एरिया का क्वेश्चन है, ये पहले सूट में भी डिसाइड हो सकता था, पहले सूट में भी डिसाइड हो सकता था। प्लेंटिफ ने ये क्वेश्चन पहले सूट में क्यों नहीं उठाया? तो मैं इस क्वेश्चन को अब फिर नहीं सॉर्ट आउट करूंगा। फिर आफ्टर परसुइंग द जजमेंट एग्जिबिट नंबर 1, इट इज क्लियर दैट द कंटेंशन ऑफ नॉन एप्लीकेंट कौन है यहाँ पे? प्लेंटिफ। ठीक है, that the work of illegal construction based on Satwick was not an issue in the earlier suit is wrong, so there cannot be further suit। अब further suit नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, the civil suit is not maintainable as per res judicata apply, therefore the application submitted by the applicant is allowed। रिस्पोंडेंट है, उसके एप्लीकेशन को मैं क्या कर रहा हूँ? allow कर रहा हूँ। The application was presented by the applicant is to prevent multiplicity of suit according to the principle of res judicata। I hope आपको ये क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि प्लेंटिफ के फेवर में, प्लेंटिफ ने ये जो नया सूट लगाया है, ये रेस जुडिकेटा से क्या होता है? बार होता है। और डिफेंडेंट ने जो एप्लीकेशन लगाई है कि सर इसके सूट को डिसमिस कर दो, ये डिफेंडेंट क्या बोल रहा है? सही बोल रहा है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? ऑर्डर को फ्रेम कर आ सकते हो। अब आ जाइए। Therefore the application is accepted। किसकी एप्लीकेशन? डिफेंडेंट की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाता है। प्लेंटिफ सूट इज लाइबल टू बी डिसमिस। द ऑर्डर वाज प्रोनाउंस इन द ओपन कोर्ट ऑन टुडे डेट, सिविल सिग्नेचर, सील एंड विद डेट। ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि ठीक है, आपने तो ये डिफेंडेंट के फेवर में एप्लीकेशन पास कर दी, डिफेंडेंट के फेवर में एप्लीकेशन पास कर दी इस सेक्शन, इस वाले एग्जाम्पल में। लेकिन मान लीजिए एग्जाम में ऐसी सिचुएशन आती है, एग्जाम में ऐसी सिचुएशन आती है कि आपने इस तरीके से कंटेंशन लिख दिया अपने कि आपको केस फाइल कर, केस किसके फेवर में पास करना है? प्लेंटिफ के फेवर में पास करना है। तो अभी तो हमने बोल दिया कि डिफेंडेंट ने कहा है कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा अप्लाई हो जाएगा, ये जो सेटबैक एरिया है पुराने सूट का पार्ट बन सकता था। इन फ्यूचर ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाए कि आपको प्लेंटिफ के फेवर में ये केस फाइल करना, केस को क्या करना है? पास करना है। ये जो प्लेंटिफ बोल रहा है वो सही बोल रहा है, ये जो सेटबैक एरिया था ये प्रीवियस जो जजमेंट्स था उसका हिस्सा नहीं था। ठीक है, तो आप क्या क्या लिख कर आ सकते हो? आप दो तीन चीजें लिख कर आ सकते हो कि मैंने ये, यदि मैंने ये कंटेंशन प्लेंटिफ के फेवर में पास नहीं किया तो इससे क्या होगा? फेलियर ऑफ जस्टिस होगा, और इस तरीके का नुकसान हो जाएगा जिससे क्या होगा? इरिपेरेबल डैमेज होगा। तो इस तरीके से आप इसको प्लेंटिफ के फेवर में क्या करके आ सकते हो? पास कर आ सकते हो। एविडेंस एक्ट की कि ये जो एविडेंस है इससे क्या हो रहा है? फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है। यदि मैंने ये अच्छा। कंटेंशन प्लेंटिफ के फेवर में नहीं पास किया, ठीक है, और हम्म। जब मैं इस चीज को देख रहा हूँ, ये चीज देख रहा हूँ, तो ये सब्जेक्ट मैटर सेम नहीं है, और यदि मैं ऐसा कंडीशन इसको नहीं देता हूँ, इसके फेवर में नहीं पास करता हूँ, तो इसके साथ में क्या होगा? फेलियर ऑफ जस्टिस होगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? प्रूफ कर आ सकते हो कि ये जो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, जब हम बात करते हैं रेस जुडिकेटा की बात करते हैं, तब हम ये इसमें वर्ड यूज करते हैं एडजुडिकेटेड।
एडजुडिकेटेड। तो हो सकता है जो प्रीवियस जजमेंट है वो दोनों को ऑडियो ऑल्ट्रम पार्टम देकर नहीं सुनाया गया हो, तो इस तरीके से। लेकिन क्या होती है, चीजें इससे कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। लेकिन ये हाँ। सिचुएशन मैं आपको तब बता रही हूँ, मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको बाय चांस आपने क्वेश्चन में जब आंसर आप फ्रेम कर रहे हो, आपने इस तरीके के कंटेंशन लिख दिए कि केस आपको एंड एट लास्ट किसके फेवर में पास करना है, ऑर्डर आपको एट लास्ट प्लेंटिफ के फेवर में पास करना है। ठीक है, समझ गए। लेकिन कभी भी आपको एग्जाम में इस तरीके से गलती नहीं करनी है। ये गलती मैं तब आंसर देने बता रही हूँ कि जब आप ऐसी सिचुएशन पे आ चुके हो कि आपने अपना कंटेंशन इस तरीके से लिख दिया है कि अब यदि आप प्लेंटिफ के फेवर में ऑर्डर पास नहीं करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको लिखना है। अब आ जाइए सेकंड नंबर क्वेश्चन। वापस मैं रिवाइज करवा दूंगी, ऐसा नहीं है कि आपको क्या क्या चीजें लिखनी है, एग्जिबिट नंबर आपको लिख कर आना है, कमिश्नर आपको लिख कर आना है, ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब आ जाइए क्या है। मैम एक बार शॉर्ट में बता सकती हैं दोबारा? हाँ बता दो, ठीक। पहले क्वेश्चन से मतलब ये सारी चीजें बताओ कि क्या क्या आपको ध्यान रख कर आना है। ये मैम जो एग्जिबिट से और कमिश्नर वाला। देखिए, एग्जिबिट और कमिश्नर में बता रही हूँ, आप इसको नोट्स में भी लिख लो। ठीक है, नोट्स में भी लिख लो कि आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। मान लीजिए कि आप किसी आंसर नहीं कर पा रहे, मतलब किसी ऑर्डर या जजमेंट राइटिंग का आंसर नहीं कर पा रहे हो, तो अब आप क्या कर दो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो अब आप एक कमिश्नर अपॉइंट कर दो कि मैंने क्या करा, जज क्या कर सकता है, कमिश्नर अपॉइंट कर सकता है ऑर्डर 26 में। तो थोड़ा सा आप ऑर्डर 26 का भी कर दो कि मैंने क्या करा, अकाउंट्स देखने के लिए या पोजीशन देखने के लिए मैंने एक कमिश्नर अपॉइंट किया। फिर कमिश्नर क्या लेकर आया, अपनी रिपोर्ट लेकर आया। ठीक है, कमिश्नर अपनी रिपोर्ट लेकर आया और उसको रिकॉर्ड ऑफ द पार्ट बनाया गया। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ द पार्ट बनाया गया। फिर कमिश्नर के रिपोर्ट के आधार पर आपको जिसके फेवर में जजमेंट पास करना है या जिसके फेवर में ऑर्डर पास करना है, वो आप क्या कर सकते हैं, कर सकते मतलब आप क्या कर सकते हैं, उसको उसके फेवर में दे सकते हैं। समझ में आ गया, डन। जो भी क्वेश्चन पूछ रहा था। सेकंड, आप किस चीज का ध्यान रखोगे, यदि आपको किसी के फेवर में जजमेंट पास करना है तो जो उसके अगेंस्ट खड़ा है उसको बोल दो कि सर उसने एक सफिशिएंट एविडेंस प्रोड्यूस नहीं करे हैं। मैंने सारे एविडेंस को क्या करा, एप्रिशिएट करा, मैंने सारे एविडेंसेस को क्या करा, एप्रिशिएट करा। लेकिन एविडेंसेस को देखने के बाद पता चलता है कि इसने जो पर्सन है, जो प्लेंटिफ है, इसने सफिशिएंट एविडेंस क्या करे हैं, प्रोड्यूस नहीं करे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जो प्री पॉन्डरेंस का जो रूल है, प्री पॉन्डरेंस के रूल के अकॉर्डिंग ये जो जजमेंट है या ये जो ऑर्डर है, मैं किसके फेवर में पास करता हूँ, मैं डिफेंडेंट के फेवर में पास करता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब मैक्स टू मैक्स इस तरीके से क्या कर सकते हो, किसी के फेवर में या किसी के अगेंस्ट जजमेंट या ऑर्डर पास कर कर आ सकते हो। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। हम्म कुल मिला के आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, इसने परमानेंट इंजंक्शन की चीज फाइल करी, इसने ये फाइल करा। देखिए क्या है, ये बात करता है, आपको मैं एक चीज और बता देती हूँ, ऑर्डर 9 को आपको टिप्स पे याद करके जाना है। ऑर्डर 9 सीपीसी को टिप्स पे, ये आपको प्री में भी काम में आएगा, मेंस में भी काम में आएगा, इंटरव्यू में भी काम में आएगा, ऑर्डर राइटिंग, जजमेंट राइटिंग, इन सब में काम में आएगा। ठीक है, क्योंकि मोस्टली एप्लीकेशन इन्हीं, और ये मोस्टली एप्लीकेशन इस ऑर्डर के अंदर क्या होती है, फाइल होती है। देखिए, Plaintiff A institute a suit for permanent injunction against defendant B on 20 फरवरी 2002. After filing of written statement by the defendant, the court framed the issue and fixed the case for plaintiff's evidence on 21 जुलाई 2005. ठीक है, 21 जुलाई 2005 को डेट डिसाइड करी। ऑन 21 जुलाई 2005 द प्लेंटिफ हिमसेल्फ अपीयर्ड फॉर हिज एविडेंस, बट द डिफेंडेंट एंड हिज काउंसिल डिड नॉट अपीयर इन द कोर्ट। On this, the court recorded the statement of civil plaintiff and closed the defendant opportunity of cross-examination. The case was fixed for evidence of plaintiff's remaining witness on 11 अगस्त 2005. डिफेंडेंट प्रोड्यूस हो जाता है, डिफेंडेंट ये देखो यहाँ पे इसने क्या करा, एक्स पार्टे हियरिंग की चीज डिसाइड कर दी कोर्ट ने। डिफेंडेंट प्रोड्यूस हो रहा है, अपीयर हो रहा है 11 अगस्त 2005, और एप्लीकेशन लगा रहा है अंडर ऑर्डर 9 रूल 7, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल।
जब डिफेंडेंट मतलब उपस्थित नहीं हो पाता है, तो अंडर ऑर्डर 9 रूल 7 वो अमेंड कर रहा है दैट ही कुड नॉट अपीयर ऑन 21 जुलाई 2005 ड्यू टू मैरिज इन द फैमिली एंड हिज काउंसिल वाज बिजी इन अनदर कोर्ट, हेंस the council also could not appear and prayed to allow him to cross-examine the plaintiff by setting aside the ex parte order passed against him. Plaintiff in reply rebutted all the facts raised in the application and contended that above application was presented with an intention to delay the cause, write an order on such application with relevant provision and brief reason. कौन बताएगा इसका आंसर? कोई है इसका आंसर? जिस यदि मान लीजिए एग्जाम में आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम में आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसका आंसर किस तरीके से करोगे? एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 9 रूल 7। यही लिख कर आना है, कभी ऊपर नीचे सोचने की भी जरूरत नहीं है, आप यही लिख कर आओगे, एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 9 रूल 7। अब आंसर कैसे, किसके फेवर में जजमेंट, मतलब किसके फेवर में आप ऑर्डर पास करोगे, प्लेंटिफ के कि डिफेंडेंट की? डिफेंडेंट। डिपेंड, लेकिन देखो क्या हो रहा है, यदि हम इस केस को पढ़ रहे हैं, यदि हम इस केस को पढ़ रहे हैं, तो हमको लग रहा है डिफेंडेंट क्या बोले, शादी में बिजी था, जो उसका जो प्लीडर है वो दूसरे कोर्ट में क्या था, दूसरे कोर्ट में बिजी था, तो ये कोई कंटेंशन हो सकता है क्या? यदि हम सामने इस कंटेंशन या सामने इस केस को देख रहे हैं, तो हमको लग रहा है डिफेंडेंट तो क्या है, डिले कर रहा है, क्या कर रहा है, डिले कर रहा है। सबको यही लग रहा है, गौरांश या जया मैम? सबको यही चीज लग रही है कि यार प्लेंटिफ की गलती नहीं है बेचारे की, डिफेंडेंट तो क्या कर रहा है, डिफेंडेंट तो बेवजह ही, डिफेंडेंट बेवजह क्या कर रहा है, डिले करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपको पता है ये चीजें कोर्ट क्या करता है, सबको यदि और मतलब सबको सुनने का मौका देता है, सबको सुनने का मौका देता है। कोर्ट का काम कभी भी ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी गलती के कारण, छोटी सी गलती के कारण किसी की जो क्रॉस एग्जामिनेशन का जो अधिकार है उसको रोका जाए। तो सामने केस देखने से कैसा लग रहा है, सामने केस देखने से ऐसा लग रहा है कि मुझे डिफेंडेंट के फेवर में ये एप्लीकेशन नहीं देनी चाहिए, डिफेंडेंट के फेवर में एप्लीकेशन नहीं देनी चाहिए, लेकिन डिफेंडेंट के फेवर में ये एप्लीकेशन जा सकती है। और अब दूसरी बात भी मैं बताऊं कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके पास में सफिशियंट टाइम नहीं है, आपके पास में सफिशियंट टाइम नहीं है, तो अब आप एक काम करो, प्लेंटिफ के फेवर में क्या करके आ जाओ, एप्लीकेशन को पास करके आ जाओ, लेकिन इससे आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, समझ लो? हाँ जी जया मैम। मैम ऑर्डर 9 रूल 13 के अकॉर्डिंग इसको रिजॉल्व करेंगे। लिख सकते हो आप, ऑर्डर 9 रूल 13 भी लिख सकते हो, 6 7 भी लिख सकते हो, अपीलेबल ऑर्डर है ना ये, यस मैम। तो आप इस तरीके से 40 लिख सकते हो। लेकिन मैं आपको यही बता रही हूँ, यदि आपको क्वेश्चन की आंसर अच्छा सा फ्रेम करना है, तो आप किसके फेवर में लगाकर आओगे, डिफेंडेंट के फेवर में, क्योंकि प्लेंटिफ के फेवर में आपको पास करके आना है, तो प्लेंटिफ के फेवर में तो सारी चीजें क्वेश्चन में ही लिखी हुई है, सारी चीजें क्वेश्चन में लिखी हुई है। आपके पास में सफिशियंट टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है आपके पास में, 5 से 7 मिनट बचे हैं, तो आप प्लेंटिफ के फेवर में कंटेंशन दिया कि ये तो क्या कर रहा है, मैं प्लेंटिफ क्या मतलब प्लेंटिफ ऐसे मतलब मुझे बता रहा है, और कई विटनेसेस को सुनने के बाद में ऐसा पता चलता है कि डिफेंडेंट डिले ऑफ क्या करने के लिए, केस को डिले करने के लिए हमेशा ऐसे काम करते रहा है, तो इस तरीके से आप लिख कर आ सकते हो। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये जो सॉर्ट आउट किया है मैंने, डिफेंडेंट के फेवर में किया है, देखते हैं। In the Court of Civil Justice, presiding officer, original suit number A versus B, application under order rule 9, order 9 rule 7 CPC, ये सब आपको लिखना है। order I, ex civil judge, shall dispose of above mentioned application in the following manner. An application under Order 9, Rule 7 CPC filed by the defendant and brief facts of this application are as under that he could not appear on 21 July 2005 due to marriage in the family and his counsel was busy in other court. Hence, the counsel also did not appear and prayed to allow him to cross-examine the plaintiff by setting aside the एक्स पार्टे ऑर्डर पास्ड अगेंस्ट हिम। देखो यहाँ पे फैक्ट हो गए, क्या हो गए, सबसे पहले आपको ये लिखना है एक सिविल जज, फिर आपने यहाँ पे फैक्ट्स लिख दिए। प्लेंटिफ क्या बोल रहा है, प्लेंटिफ सबमिटेड रिप्लाई एंड रिबटेड ऑल द फैक्ट्स रेज्ड द एप्लीकेशन एंड कंटेन्ड दैट अबव एप्लीकेशन वाज प्रेजेंटेड with the intention to the delay the case.
सेम आर्ग्यूमेंट्स वर हर्ड फ्रॉम बोथ द पार्टीज एंड बोथ पार्टीज, ये लाइन आपको याद रखनी है, ये लाइन आपको याद रखनी है कि आर्ग्यूमेंट दोनों पार्टी के द्वारा सुने गए, दोनों पार्टी सेम चीज पे रिपीट करते रहे अपनी बातों को। आर्ग्यूमेंट्स वर हर्ड फ्रॉम बोथ द पार्टीज एंड बोथ पार्टीज रिपीटेड द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ एप्लीकेशन एंड इट्स रिप्लाई। ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट डिफेंडेंट रिक्वेस्टेड During argument, defendant requested that he could not appear on 21st July 2005 due to marriage in the family and his counsel was busy in another court. Hence, the counsel also could not appear. Defendant produced the photograph, album, video, and CD of the marriage. Cause shown by the defendant for non-appearance on the last date of hearing is good cause for non-appearance of the defendant in the opinion of the court. By the procedural technicality, देखो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें आपके ऑर्डर को क्या बनाती है, इम्प्रेसिव बनाती है कि by the procedural technicality the right of the party should not be affected, and with due diligent defendant filed the application for setting aside an ex parte hearing order on 11th August 2005. Therefore, it seems justified to allow the defendant to participate in the proceeding. तो ठीक है, और कुछ देखते हैं क्या लिखा हुआ है. Consequently, application of defendant under order 9 rule 7 CPC is admitted and set aside the ex parte hearing order dated 21st July 2005 at 1000 rupees cost and permitted to defendant participate in proceeding and cross examine to plaintiff. क्या कर रहे हैं उस पे देखो. अब आप एक चीज का ध्यान रखो, मोहिनी मैम आपको समझ में आ रही है चीज? यस मैम। ठीक है, अब आप एक चीज का ध्यान रखो. देखो जो दो तीन चीजें तो मैंने आपको बता दी, एग्जिबिट प्रोड्यूस कर दो, कमिश्नर अपॉइंट कर दो. कभी भी ऑर्डर 9 रूल 7 का क्वेश्चन आए तो आपको क्या लिखना है कि टेक्निकलिटी एरर के कारण आप क्या कर सकते हो, किसी पार्टी के राइट को खत्म नहीं कर सकते हो. याद रखना, ठीक है, इस चीज को भी आप याद रखना, क्योंकि आपको लिखना है, ये चीज लिखोगे तो उसको और अच्छा लगेगा कि आप लिख रहे हो कि इतनी सी टेक्निकल जो एरर है, इतनी सी टेक्निकल एरर है, आप किसी के राइट्स को क्या नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते. ठीक है, इस ऑर्डर से हमने ये सीखा, हम हर नए ऑर्डर से कुछ ना कुछ सीखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर राइटिंग या जजमेंट राइटिंग को कैसे अच्छा बना सकते हैं. फिर इसने क्या लिखा, फिर साथ ही साथ आप क्या लिख दो यदि ऑर्डर 9 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा, आप क्या कर दो, कॉस्ट इम्पोज कर दो. क्योंकि मान लो कभी होता है ना कि प्लेंटिफ उपस्थित नहीं हो पाया, तो प्लेंटिफ उपस्थित नहीं हो पाया, डिफेंडेंट उपस्थित नहीं हो पाया, तो आप कॉस्ट वाली लाइन भी लिखोगे. कॉस्ट वाली लाइन लिखोगे कि थोड़ा सा क्या हुआ, एडजस्टमेंट करना पड़ा, या थोड़ा सा क्या हुआ, डिले हुआ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे कॉस्ट इम्पोज कर रहा हूँ. क्या कर रहा हूँ, कॉस्ट इम्पोज कर रहा हूँ. तो ये छोटी छोटी चीजों का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है. आई होप समझ में आ गया होगा. समझ में आ गया ये ऑर्डर? ठीक है, मैक्स टू मैक्स ऑर्डर में यही आता है. एक ऑर्डर नंबर 6 और रूल 17. ऑर्डर नंबर 6 रूल 17 भी आता है. आप ऑर्डर नंबर 6 रूल 17 अमेंडमेंट ऑफ प्लेंट है. ठीक है, उसके बारे में मैं आपको क्या करूंगी, जब मैं ये नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी आपको इसके ऑर्डर के, तो मैं इसके अंदर आपको ऑर्डर नंबर 6 रूल 17 भी दे दूंगी. उसको आपको अच्छे से पढ़ना है. अभी मैं नहीं बता रही क्योंकि कुछ तो आप भी पढ़ोगे. ठीक है, बाकी की क्लास कल सिविल जजमेंट की, क्रिमिनल जजमेंट की जो क्लास है वो कल स्टार्ट होगी. आराम से आपको पूरा फॉर्मेटिंग रश्मि मैम बहुत अच्छे से आपको बता देगी, और नोट्स वगैरह हैं सारे हम ग्रुप पे शेयर कर देंगे. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. डन डन, मैं शेयर करती हूँ.